हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 कॉम में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है परिचय। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपसे सारा क्वेश्चन से कवर हो जाए। और आपसे पहले एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसके थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज़ पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जो होता वो होता विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, यानी किसी खास आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है परस्पर पूरक है, परस्पर विरोधी है, परस्पर भिन्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, परस्पर पूरक है या फिर विरोधी है या फिर अलग अलग है, वही आपको बताना है। देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, इस तरह से पूरक है यानी परस्पर पूरक है, यानी एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहेंगे पूरा रूप से, कंप्लीट रूप से, तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना होगा। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र का एक तरह से अध्ययन करना चाहेंगे पूरा रूप से, पूर्ण कंप्लीट रूप से, तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, परस्पर पूरक, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था में, किस अवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यानी सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है, ज्यादा वैल्यू दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक तरह से सरकार जो होती है वो मतलब एक तरह से बाजार में आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है, और मतलब एक तरह से बाजार में एक तरह से सक्रिय भूमिका निभाती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के हित को मतलब ध्यान में रखा जाता है और उसके कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, राष्ट्रीय उत्पादन का, विशिष्ट फर्मों का, या फिर कीमत स्तर का, या फिर उपरोक्त सभी। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक मतलब छोटा सा शाखा है अर्थशास्त्र का, उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसमें जो अध्ययन किया जाता है उसमें विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है, किसी खास फर्म का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, 5 भाग में डिवाइड किया है। पहला आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है J.M. किन्स, या फिर F.H. नाइट, या फिर रॉबिन्स, या फिर बोलिट्रंग। या करेक्ट आंसर चूज करना आपको कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में उसको एक तरह से 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। लेकिन इसका आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है कि किसने मतलब आर्थिक समस्या को 5 भाग में बांटा है। देखिए ये जो 5 भाग में बांटे थे वो कौन बांटे थे, F.H. नाइट साहब ने। F.H. नाइट साहब क्या किए थे कि आर्थिक समस्या को 5 भाग में डिवाइड किए थे, 5 भाग में बांटे थे। इस तरह आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, यह कथन किसका है, F.H. नाइट का, रॉबिन्स का, सैमुअलसन का, या फिर बोल्ड्रिंग का। करेक्ट आंसर इसका होगा सैमुअलसन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी यह कथन किसका है, सैमुअलसन का है। उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, यह कथन, ये जो एक तरह से स्टेटमेंट है, ये किसका है, सैमुअलसन का है। इस तरह से छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, उत्पादन संभावना वक्र की क्या वैल्यू है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, या फिर साधनों का हस्तांतरण है, या फिर साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना, या फिर उपयुक्त सभी। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता यानी वैल्यू है, आपको वही चूज करना है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, चाहे वो पूर्ण रोजगार की स्थिति हो या फिर साधनों का हस्तांतरण हो। साधनों का हस्तांतरण क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, यानी, या फिर साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से हो। ये तीनों के तीनों क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की एक तरह से वैल्यू है, मान्यता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि परोस सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। यानी एक तरह से अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या, एक तरह से बेसिक प्रॉब्लम माना है। पहला आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है, किन वस्तुओं का कितना मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। यानी सैमुअलसन साहब जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मतलब किसको एक तरह से बुनियादी समस्या माना है अर्थव्यवस्था की, किसको मतलब बुनियादी समस्या माना है। देखिए वो तीनों के तीनों को जो है क्या बुनियादी समस्या माना है, चाहे वो किन वस्तुओं का उत्पादन किन मात्रा में किया, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाना चाहिए। ये तीनों के तीनों क्या है, समस्या है। और ये मतलब सैमुअलसन साहब ये तीनों समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। इस तरह से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त सभी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कर रहा है कि उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। पहला आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी केंद्रीय समस्या की पहचान आपको करने के लिए बोल रहा है। देखिए केंद्रीय इसमें जो समस्या है वो ये है, क्या उत्पादन किया जाना चाहिए। यह क्या है, केंद्रीय समस्या है, क्या चीज उत्पादन किया जाना चाहिए, किसका मतलब एक तरह से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, यह क्या है, केंद्रीय समस्या है। इस तरह से कौन सा आंसर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन ए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, क्या सम्मिलित होती है इसमें, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, या फिर उपयुक्त सभी। क्या क्या सम्मिलित होती है ये, इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है उसमें व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण तीनों के तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इस तरह से कौन सा आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। पहला आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है, व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, या फिर इनमें से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा तरह से थ्योरी में पढ़ा चुका हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन यहां आपको पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, या फिर व्यक्तिगत उद्योग का। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों का, चाहे वो व्यक्तिगत परिवार हो, चाहे वो व्यक्तिगत फर्म हो, या फिर व्यक्तिगत उद्योग हो, ये तीनों के तीनों का अध्ययन किस में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल है बट आपको याद रखना है। इसी तरह 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, भूमि नहीं है, श्रम नहीं है, या फिर मुद्रा नहीं है, या फिर पूंजी नहीं है। कौन नहीं है उत्पत्ति का साधन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुद्रा। यानी मुद्रा क्या है, एक तरह से उत्पत्ति का साधन नहीं है। कौन साधन नहीं है, मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह बात किसने कहा था, ए मार्शल साहब ने, या फिर पाल सैमुअलसन ने, या फिर जे.एस. मिल ने, या फिर एडम स्मिथ ने। किसने कहा था कि मतलब अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का एक तरह से विज्ञान है, शाखा है, एक तरह से बुक है। यानी अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये बात जो कहे थे ए मार्शल साहब ने कहे थे। कौन कहे थे, ए मार्शल साहब कहे थे कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का क्या है, विज्ञान है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। अगर आपका थ्योरी हल्का सा भी कंप्लीट है तो आपको याद होना चाहिए किसके, इसका यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। यानी थ्योरी कंप्लीट करने से पहले, यानी एक तरह से चैप्टर शुरू करने से पहले, उसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी शुरू करने से पहले अर्थशास्त्र के जनक कौन थे उसके बारे में पूरा तरह से मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ आपको पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। ऑप्शन के रूप में आपको दिया जा रहा है जेबी से, या फिर माल्थस थे, या फिर एडम स्मिथ थे, या फिर जॉन रॉबिन्सन थे। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडम स्मिथ साहब। यानी एडम स्मिथ साहब क्या थे, अर्थशास्त्र के जनक थे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन तो कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र
कहा है, किसने कहा, यानी अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है, हिक्स ने कहा है, किन्स ने कहा है, या फिर रॉबिन्सन ने कहा है, या फिर मार्शल ने कहा है, किसने कहा, वही आपको चूज करना। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका रॉबिन्स, यानी अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये बात किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। इस तरह से 15वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था। ठीक है, ये कथन किसने कहा था वो आपको पूछा जा रहा है। मार्शल ने कहा था, रॉबिन्सन ने कहा था, या फिर एडम स्मिथ ने, या फिर जेके मेहता ने कहा था। यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था। इसका ये बात जो कही थी वो साहब एडम स्मिथ साहब ने कही थी। एडम स्मिथ साहब क्या कहते कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इस तरह से 16वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया। यानी आर्थिक एक तरह से अर्थशास्त्र के जो 2 शाखा हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किसने विभाजित किया है वो आपको बताना है। मार्शल ने, रिकॉर्डो ने, या फिर रेगनर फ्रिश ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी किसी ने इनमें से तीनों में से किसी ने भी नहीं, मतलब एक तरह से किसी भी ने भी मतलब एक तरह से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को विभाजित नहीं किया। इस तरह से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है, अधिकाधिक उत्पादन, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर मुनाफा कमाना, या फिर अधिकतम लोक कल्याण। यानी अधिकतम लोक कल्याण का मतलब होता है अधिकतम लोगों की भलाई। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, मूल मकसद क्या है। ये जो इसका जो मूल मकसद है वो है अधिकतम लोक कल्याण, यानी अधिकतम लोगों की भलाई, यानी लोगों के हित में कार्य करना। ये क्या है, किसका मकसद है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मकसद है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, फैसला लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं। देखिए ये जो लिए जाते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं, यानी कीमत तंत्र के आधार पर फैसला लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। यानी किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, सीमित साधन के रूप, असीमित आवश्यकताएं, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं, यानी साधन सीमित है लेकिन जरूरत असीमित है, अनलिमिटेड है। साधन जो है लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वो मतलब एक तरह से उसकी मात्रा फिक्स है, लेकिन यहाँ जो जरूरत है उसकी मतलब एक तरह से अनलिमिटेड, मतलब जितना है उससे ज़्यादा उसकी जरूरत है। ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है, ये दोनों के आधार पर, यानी सीमित साधन के आधार पर और असीमित आवश्यकता के आधार पर आर्थिक समस्या जो है वो एक तरह से खड़ा है, उसका ढांचा खड़ा है। इस तरह से कौन सा आंसर सही हुआ, ए और बी दोनों सही होगा इसका। इस तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हुआ 21वां क्वेश्चन का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम है। आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम क्या है, उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, या फिर उत्पादन संभावना वक्र। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्पादन संभावना वक्र। यानी आर्थिक समस्या को बताने वाला वक्र किसको कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र को कहेंगे। आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, या फिर दाएं से बाएं, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर। देखिए ये इसका जो ढाल गिरता है, इसका जो एक तरह से स्लोप जो गिरता है, स्लोप आप समझते हैं, स्लोप आप एक तरह से ग्राफ में पढ़े होंगे। स्लोप इसका जो ढाल गिरता है वो ऊपर से नीचे गिरता है। किससे, ऊपर से नीचे गिरता है। किसका, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे गिरता है। इस तरह से 23वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते
24वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अक्ष की ओर नदोत्तर होती है, अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होती है, अक्ष के समांतर होते हैं, अक्ष के लंबवत होते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या होते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अक्ष की ओर नतोदर होते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र जो होती है वह अक्ष की ओर, एक्सिस की ओर एक तरह से नतोदर होती है। और उत्पादन संभावना वक्र क्या है, आर्थिक समस्या को बताने वाला एक तरह से इंडिकेटर है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? पहला आपका ऑप्शन दिया जा रहा है चुनाव की समस्या है, उपभोक्ता चयन की समस्या है, फर्म चयन की समस्या है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्थिक समस्या मूलतः समस्या जो है ये चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या है। इस तरह से 25वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत तंत्र है, राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, या फिर उपयुक्त सभी। कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है? यानी समष्टि यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र है वो है आपका कीमत तंत्र है। यानी कीमत तंत्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि परोस सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? किन किन वस्तुओं का, पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार हो, या फिर वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए। उपयुक्त सभी को मतलब माना है कि सैमुअल्सन साहब ने अर्थव्यवस्था की एक तरह से बुनियादी समस्या माना है। इस तरह से कौन सा आंसर सही हुआ? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। इस यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से नहीं किया जा रहा है, साधन कुशलता वो पूर्ण रोजगार की, या फिर उपलब्ध साधनों की संसाधनों की पूर्ति स्थिर है। यानी निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? एक तरह से एक्सेप्शन है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो अपवाद है पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। एक तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति जो नहीं है ये अपवाद होता है किसमें? उत्पादन संभावना वक्र में ये अपवाद होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन अब कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है किसके रूप में? पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से, या फिर उपयुक्त सभी। यानी उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है, वैल्यू क्या है? देखिए इसका जो वैल्यू है वो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति भी इसका एक तरह से मान्यता है, एक तरह से वैल्यू है उत्पादन संभावना वक्र की, और साधनों का हस्तांतरण भी, और साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कवर हो गया। 30वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार, किसी अर्थव्यवस्था में आय का असर, भारत को अति जनसंख्या वाला देश ना बनने देना, या फिर आय के असमान वितरण कमी। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार। यानी कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार ये क्या है? निम्न में से एक तरह से सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। किसका? सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसी तरह 30वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता? तकनीकी उन्नयन, नए तेल भंडार का अन्वेषण, या फिर वृहद बेरोजगारी, या फिर साधनों का विनाश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका साधनों का विनाश। यानी साधनों का विनाश जो है वो उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रिया नहीं है? शिक्षक द्वारा अध्यापन, चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा, कालाबाजारी, या फिर कृषक द्वारा कृषि कार्य। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रिया नहीं है? कालाबाजारी क्या है? एक आर्थिक क्रिया नहीं है। कालाबाजारी क्या है? एक आर्थिक क्रिया नहीं है। इसी तरह से 32वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोग उत्पादक, सेवाधारी, या फिर सेवा प्रदाता। यह कहलाता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। यानी जो व्यक्ति मतलब एक तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मतलब एक तरह से वस्तु का इस्तेमाल करता है, उसको खरीदता है, उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। इस तरह से 33वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से हम कितना क्वेश्चन कवर किए? टोटल 33 क्वेश्चन कवर किए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग नोट बनाने का कोशिश कीजिए क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो फिर एक तरह से नौबत आ जाएगी रटने की, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट बनाने का कोशिश कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।